हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टेंस सीरीज में मैं अभी तक आप लोगों के लिए 16 वीडियोस बना चुका हूं और उन 16 वीडियोस में मैंने प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। आज इस वीडियो नंबर 17 से मैं आपके लिए शुरुआत कर रहा हूँ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, जी हाँ, आने वाला समय। यहाँ पर टाइमलाइन में जरा देखिए, ये है टाइमलाइन, ये है बिग बैंग। यहाँ से टाइम की शुरुआत हुई, टाइम ने ट्रैवल करना शुरू किया और आज यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। इसे कहते हैं प्रेजेंट और यहाँ तक की जर्नी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अर्थात पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के बारे में वो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। अगर आप लोगों ने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतरीन जो सीरीज आपको है वो शायद कहीं मिलेगी नहीं। चलिए, आज इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूं, जरा मैं पहले ही आपको बतला देता हूं। जरा ये देखिए, ये है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मीन्स आने वाला समय। इस आने वाले समय में जब किसी हम घटित होने वाले एक्शन की बात करते हैं, जी हाँ, आने वाले समय में कोई एक्शन घटित होगा, जब हम उसकी बात करते हैं तो उसके लिए वास्तव में कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, आप अचंभित रह जाएंगे जब मैं इसके बारे में एक्सप्लोर करूंगा आपके साथ में। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर जो एक्शन होगा वो एक्शन आप सभी लोग जानते हैं भाई। एक इंडेफिनिट बोलते हैं, उस एक्शन की एक ऐसी स्टेट होगी जिसे हम इंडेफिनिट बोलते हैं। दूसरी स्टेट होगी जिसे हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं या प्रोग्रेसिव स्टेट बोलते हैं। तीसरी होगी परफेक्ट, जी हाँ, परफेक्ट स्टेट होगी, यानी कार्य के पूर्ण हो जाने वाली स्टेट होगी। और फिर एक होगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो आप सभी लोग तो जानते हैं कि फ्यूचर टेंस भी इन 4 प्रकार की स्टेट्स को प्रकट करता है किसी एक्शन की। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप लोग निश्चित ही अचंभित होने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में अब मैं आपको कुछ ऐसा बतलाने वाला हूं जिसे सुनकर कुछ बच्चे लोग तो इस वीडियो को यहीं से देखना बंद कर देंगे और चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर देंगे। लेकिन जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे उन्हें पहली बार मालूम पड़ेगा कि आखिर सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस को जानने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सिंपल फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन। चलिए, बोर्ड में लिखी है, उस डेफिनेशन को पहले पढ़िए, समझिए और एक कॉन्सेप्ट बनाइए कि आखिर सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। The future simple is a verb tense which refers to an action, event or situation that has not yet begun or that will begin and end in future। अब मैं इसी का हिंदी भावार्थ आपको बतलाने जा रहा हूं, जरा ठीक से सुनिएगा आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है। द फ्यूचर सिंपल, इसी को हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, इसी को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब सुनिए जरा, द फ्यूचर सिंपल इज अ वर्ब टेंस, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस एक इस प्रकार की क्रिया होती है विच रेफर्स, जो रेफर करती है किसको, एन एक्शन, किसी ऐसे एक्शन की ओर रेफर करती है, या एक ऐसी इवेंट की ओर यानी घटना की ओर या सिचुएशन की ओर रेफर करती है दैट हैज नॉट येट बिगन, यानी जो अभी शुरू नहीं हुई है। अभी, अभी का मतलब वर्तमान में। तो वर्तमान में एक ऐसी एक्शन या ऐसी घटना या ऐसी सिचुएशन जो अभी शुरू नहीं हुई है, अथवा उसी को आगे हम क्या कह सकते हैं, दैट विल बिगिन एंड एंड इन द फ्यूचर, अथवा एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी इवेंट या एक ऐसी सिचुएशन जो आगे भविष्य में शुरू होगी और उसका समापन भी भविष्य में होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं टाइमलाइन पर आपको बतलाने जा रहा हूँ। इस डेफिनेशन को मैं इस टाइमलाइन पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, ये है प्रेजेंट, इस समय जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, प्रेजेंट है। ओके, इससे पहले क्या हो गया, ये भूतकाल हो गया यानी पास्ट हो गया। और आने वाले समय में जब हम किसी एक ऐसे एक्शन, एक ऐसी इवेंट या एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करें, ऐसी सिचुएशन, ऐसे इवेंट या ऐसे एक्शन के बारे में बात करें जो अभी शुरू नहीं हुआ, बल्कि वो क्या होगा, वो आगे भविष्य में वो एक्शन घटित होगा, वो सिचुएशन भविष्य में आएगी या वो घटना भविष्य में घटेगी, आने वाले समय में शुरू होगी और शुरू होकर के समाप्त होगी। ठीक है ना, इसी को हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब ऐसी सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए किस किस तरह की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं,
क्या केवल विल या शैल का ही प्रयोग करते हैं? अगर आप लोग ये जानते हैं कि केवल विल और शैल का ही प्रयोग करते हैं तो भाई अभी तक आप लोग बहुत कम जानते हैं, केवल 10% जानते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। अब मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये भी कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए और फिर ज़रा सोचिए, क्या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है, या फिर कोई और ही टेंस है जैसा कि उनको देखने से लगेगा? ज़रा देखिए, पहले सेंटेंस से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। वह कल जयपुर जाएगा और यहाँ पर बात बड़ी आसानी से बच्चे लोग ये देख लेंगे कि एक्शन वर्ड के साथ में गागी गे शब्द लगे हुए हैं जो कि उनको शुरुआत से ही पढ़ाए जाते हैं, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। और इसमें आप विल शैल का प्रयोग करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे और बन जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगले ही सेंटेंस में आप लोग थोड़ी देर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जरा देखिए, वह कल जयपुर जा सकता है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग ता है ती है देखेंगे और उनको ये समझ में आएगा, ये तो यार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या सच में ऐसा है? जरा देखिए, डेफिनेशन मैंने आपको क्या बतलाया? डेफिनेशन मैंने आपको ये बतलाया कि कोई भी एक्शन जो भविष्य में घटित होगा वो फ्यूचर टेंस है। यहाँ पर कोई एक्शन, जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, वह कल जयपुर जाएगा। तो जाने वाला जो एक्शन होगा वो कब होगा? क्या हो चुका है? भूतकाल में हो चुका है या वर्तमान में कोई ऐसी परिस्थिति है? तो जरा आप ये बताइए, क्या ये फ्यूचर टेंस है? और अगर मैं आपसे कहूँगा कि फ्यूचर टेंस है तो कुछ लोग कहेंगे कि यार ये टीचर गलत पढ़ा रहा है, बस यहीं से वो वीडियो देखना बंद करेंगे, चैनल को अनसब्सक्राइब करेंगे और चले जाएंगे। तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। उनको तो वो 7 मिनट और केवल 1 घंटे में पूरे टेंस पढ़ा देने वाले लोग ही ज़्यादा बेहतर होंगे। मेरे जैसा आदमी उनके लिए ठीक नहीं है। और जो सच में वास्तव में जानना चाहते हैं कि टेंसेस क्या हैं और वो डिटेल में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको कंटिन्यू करिए। देखिए, ये फ्यूचर टेंस ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन है वो एक्शन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक्शन क्या होने वाला है? एक्शन अभी तक हुआ नहीं है, ये एक्शन आगे फ्यूचर में होगा। अगला सेंटेंस देखिए, हो सकता है वह कल जयपुर जाए। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, हो सकता है कि वह कल जयपुर जाए। तो ये कौन सा टेंस हुआ? हम यहाँ पर भी आगे आने वाले भविष्य की बात कर रहे हैं, यानी आने वाले समय में कोई एक्शन हो सकता है कि हो, संभावना है, प्रोबेबिलिटी हम बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये भी फ्यूचर टेंस ही है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर मे लगेगा, यहाँ पर मे लगेगा या माइट लगेगा। खैर, ये तो सारी की सारी मॉडल्स हैं और जब मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो इनके बारे में सब कुछ डिटेल में बतलाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सारे के सारे जो सेंटेंसेज हैं, इन सारे के सारे सेंटेंसेज में जो एक्शन होगा वो आगे भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा। और अगर आने वाले समय में हो रहा है कोई एक्शन तो फिर वो फ्यूचर टेंस होगा। देखिए अगला सेंटेंस, आज वर्षा अवश्य होगी। शायद आज वर्षा होगी, यहाँ पर मैंने शायद, यहाँ पर अवश्य लगाया है। मैं आपको कुछ आगे चलकर थोड़े से हिंट जरूर दूंगा। अच्छा चलो यहीं पर बतला देता हूँ, अवश्य होगी। यहाँ पर इस सेंटेंस में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, इस सेंटेंस में हम मे का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए जरा, उसे कल जयपुर जाना है। अब जाना है, ये जो एक्शन, जाने वाला जो एक्शन है वो कब होगा? भविष्य में होगा भाई। अब जब भविष्य में होगा तो ये सेंटेंस भी फ्यूचर टेंस को ही बिलोंग करता है। अगला सेंटेंस, उसे कल जयपुर जाना ही है। एक्चुअली यहाँ पर जाना है, जाना ही है। मैंने सिर्फ इसलिए बतलाया कि हम फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर में घटित होने वाली क्रियाओं को इंग्लिश में बताने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हम केवल विल या शैल का ही प्रयोग करें। इनफैक्ट बहुत सारी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम माइट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर फिर हम मे का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर देखिए इज, एम, आर के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम हैज़, हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर हम अबाउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ट्रेन जाने वाली है, अभी गई नहीं है, आगे आने वाले समय में ऐसा काम होने वाला है। अगर हम ये बात भी कहते हैं तो ये भी फ्यूचर टेंस ही है। अगला सेंटेंस, मिस्टर खन्ना 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये भी रिटायर होने का जो एक्शन होगा वो 31 दिसंबर, आने वाले दिसंबर में 31 तारीख को होगा। ओके, लेकिन अब इस सेंटेंस को हम
विल शैल का प्रयोग करके अगर ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस सही होगा ग्रामेटिकली, अन्यथा गलत हो जाएगा। हम लोग शाम को मिल रहे हैं, आज शाम यानी शाम अभी आनी शेष है और शाम को हम लोग मिल रहे हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के थ्रू बोलना होता है। हालांकि ये सब फ्यूचर टेंस यानी आने वाले समय में घटित होने वाला जो एक्शन है वो आने वाले समय में घटित होगा, लेकिन यहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, मैं जल्द ही उपन्यास लिखने जा रहा हूँ, जल्द ही जा रहा हूँ, ऐसा काम करने में जा रहा हूँ। अब यहाँ पर किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर हम इज, एम, आर प्लस गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, फ्यूचर टेंस के लिए अभी तक आप लोगों ने केवल और केवल क्या पढ़ा है? विल या शैल। ओके, फ्यूचर टेंस के बारे में आप लोगों ने अभी तक केवल और केवल पढ़ा है। विल या शैल का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जिन सेंटेंसेस के अंत में गा, गी, गे अगर ऐसे शब्द लगे हो तो वही फ्यूचर टेंस होते हैं। बस कहानी खत्म। ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट अभी तक रहा है, लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि फ्यूचर को प्रकट करने के लिए केवल यही नहीं कि हम केवल विल या शैल का प्रयोग करेंगे। जी नहीं, हम फ्यूचर टेंस को प्रयोग करने के लिए बहुत सारी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं और उनमें से अधिकांश होती हैं मॉडल्स। इनफैक्ट अगर टेक्निकली बोला जाए तो फ्यूचर टेंस कोई टेंस ही नहीं होता है। इनफैक्ट ये जो विल और शैल हैं, इनका भी अगर मैं हिस्ट्री आपको बतलाऊं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बतलाने नहीं जा रहा हूँ। जब मैं विल और शैल को मॉडल के रूप में आपको पढ़ाऊँगा तो उसकी हिस्ट्री भी बतलाऊँगा और इनफैक्ट ये भी बतलाऊंगा कि ये जो विल और शैल हैं ये इनफैक्ट यहाँ की ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ये एक्चुअली मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त होती थी। खैर, अभी मैं इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो देखिए, फ्यूचर टेंस आप वैसे भी देखें कि अगर वर्ब की फॉर्म्स को देखें तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिलोंग करती है या प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करती है, सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस को बिलोंग करती है और फ्यूचर टेंस के लिए कोई वर्ब फॉर्म है ही नहीं, है ना। तो वास्तव में टेक्निकली अगर देखा जाए तो इंग्लिश में फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे लैंग्वेजेस को सेटिस्फाई करने के लिए, भाई हम तो हिंदी भाषी हैं और हम तो फ्यूचर टेंस में अपने सेंटेंसेस बोलते हैं, तो उसके लिए कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। जी हाँ, तो उसके लिए है ना आपके पास विल या शैल। ओके, लेकिन केवल यही नहीं है, भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं वो हमारी एजम्पशंस होती हैं एक्चुअली, और उन असम्पशंस को हमें स्पष्ट करने के लिए कभी हम विल का प्रयोग करते हैं, कभी शैल का प्रयोग करते हैं, कभी मे का प्रयोग करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। एंड इनफैक्ट विल शैल अपने आप में ही मॉडल्स हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूँ, अगली स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पर यह बतलाने का प्रयास किया है कि वास्तव में फ्यूचर टेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे सेंटेंस क्या हैं? फ्यूचर टेंस के हैं। और फ्यूचर टेंस को प्रकट करने के लिए हमें बहुत सारी मॉडल्स की ज़रूरत होती है, और उन मॉडल्स में मैं आपको बहुत सारी मॉडल्स यहाँ पर तो नहीं बतलाने जा रहा हूँ, वो तो मैं आपको तभी बतलाऊँगा जब मैं स्पेशली मॉडल वर्ब्स का चैप्टर शुरू करूँगा। तो एक एक मॉडल के बारे में, मस्ट के बारे में, मे के बारे में, कैन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में वहाँ पर बतलाऊँगा। आज मैं जो विशेष आपको बतलाने जा रहा हूँ वो ये है विल शैल फ्यूचर टेंस के लिए, साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि हम लोग ऐसे सेंटेंसेस जो कि फ्यूचर टेंस के होते हैं, भविष्य में घटित होने वाले होते हैं, लेकिन उनको फिर भी हम कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं या बोलते हैं। तो चलिए अगली स्लाइड से हम लोग ये देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए हम किन किन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं और कब कब करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि बिगिनर्स लोगों के लिए मैं कुछ बेसिक लेवल की बातें बतला दूं। जरा देख लीजिए यहाँ पर वो बेसिक्स क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को लेकर। तो भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सामान्य जो यूज़ होता है, जो प्रयोग होता है, वो सामान्यतः भविष्य में घटित होने वाले जो एक्शंस या इवेंट्स हैं, उन सामान्य रूप से घटित होने वाले जो भविष्य में जो बातें या जो घटनाएं घटित होंगी, उनके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। और ऐसा करते समय हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद जितने भी प्रोनाउंस बचते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर जितने भी हैं, उन सब के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हालांकि अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल का प्रयोग तो पूरी तरीके से
ख़त्म ही हो गया है। तो अगर आप चाहें तो शैल को केवल मॉडल के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आपको कुछ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो अफर्मेटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं और कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इनके जरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को ठीक से देख लीजिए और ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग हम जनरली यानी सामान्य रूप से भविष्य में घटित होने वाले जो एक्शंस हैं उनको बताने के लिए करते हैं। जरा देखिए यहाँ पर क्या है, आई शैल गो टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा। ओके, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और भविष्य में जयपुर जाने वाली घटना घटित होगी, बस उस घटना को बताने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शैल का प्रयोग कर रहे हैं और गो का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आई के साथ हम शैल का प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि आप चाहें तो विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब मॉडर्न इंग्लिश में एक्चुअली होने भी यही लगा है कि सबके साथ आप विल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश में अभी भी यही बुक्स में बतलाया जाता है कि आई भी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सब के साथ आप विल का प्रयोग करते हैं। चलिए खैर, अब यहां पर देख लेते हैं कि क्या हुआ। यहां पर हुआ सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के साथ में हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे, आई वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। फिर इसके तुरंत बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसका, इसी को हम बेयर इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। तो बेयर इन्फिनिटिव हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बेयर इन्फिनिटिव्स हमने सारे के सारे यूज़ किए हुए हैं, वर्ब की बेस फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ये एक साधारण सा जो वर्ड ऑर्डर होता है उसी को फॉलो किया गया है। देखिए सब्जेक्ट रखा, मैं विल गो जाऊंगा, और टू जयपुर, मैं जयपुर जाऊंगा, राइट। बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पर ही के साथ विल का प्रयोग किया है, ही विल सिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना गाएगा, वो एक गीत गाएगा। तो गाएगा भविष्य में, अगर हम भविष्य में इस गीत गाने वाले एक्शन को हम बतला रहे हैं कि ये काम भविष्य में होगा, चलिए हमने विल का प्रयोग कर दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया, सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट उधर। ओके, अच्छा, दे विल क्लीन द हाउस, यहाँ पर क्या है, वे लोग घर की सफाई करेंगे, यानी घर की सफाई भविष्य में आगे होगी। तो जनरल सेंस में जो भविष्य में जो भी एक्शंस होते हैं उनको प्रकट करने के लिए हम विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कर लिया वी शैल स्टडी, हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब देख लीजिए, मैं यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आपको बतला देता हूँ। अगर आपको विल और शैल इसके प्रयोग में कहाँ इसका प्रयोग करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, विल शैल के झंझट से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो इसका एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है और उसको ऐसे लिखा जाता है और बोला जाता है आइल, आइल ऐसे करके बोला जाता है। ही के साथ में अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिख देंगे तो हील, हील इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा। देल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसका मतलब हो जाएगा, या इसको जो प्रोनाउंस किया जाएगा वो क्या होगा, देल। ओके, अच्छा, और यहाँ पर विल, विल ऐसे हम बोलेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाला समझ लेगा, आई के साथ आपने विल का प्रयोग किया है या शैल का प्रयोग, वो समझने वाले के ऊपर आपने छोड़ दिया है। आपने यहाँ पर विल शैल क्या यूज़ करना है इसका झंझट आपने दूसरे के ऊपर छोड़ दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, अर्थात जिन सेंटेंसेस में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर क्या होगा, बहुत ही साधारण सी बात है, केवल हेल्पिंग वर्ब यानी विल शैल और मेन वर्ब के बीच में आपको नॉट के लिए लगा देना है, बाकी पूरा का पूरा वर्ड ऑर्डर वही होता है। कैसे, आई शैल नॉट गो टू जयपुर, मैं जयपुर नहीं जाऊंगा। ओके, ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाएगा। नेगेटिव सेंटेंस है, आपको सिंपली इतना याद रखना है, पूरा का पूरा वर्ड ऑर्डर वही है, केवल और केवल यहाँ पर आपने नॉट को रखा है कहाँ, विल और शैल के ठीक बाद में रखा है। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बतला देना चाहता हूँ कि अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और शैल नॉट का अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर शांत, इसको पढ़ा जाता है शांत। ओके, और अगर विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको लिखना है तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, वोंट। आप इस तरीके से शॉर्ट एंड फॉर्म्स इनके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट के साथ में इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना चाहें तो आइल, हेल, देल, विल ऐसा कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो आप आई के साथ शैल को न जोड़कर बल्कि शैल और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप ऐसे यूज़ कर लेंगे, आई शांट, आई वोंट, दे वोंट। यहाँ पर भी आप विल नॉट की जगह क्या करेंगे, वोंट ऐसे आप यूज़ कर लेंगे। दे वोंट क्लीन द हाउस,
वे लोग घर की सफाई नहीं करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कुछ नहीं भाई, ये जो विल शैल है, ये विल शैल केवल सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर विल शैल को पहले रखा, सब्जेक्ट को बाद में रखा। अगर सेंटेंस तब भी नेगेटिव है तो आप यहाँ पर नॉट रख सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पूरा का पूरा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। मैं करके आपको बतला देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो उन्हीं सेंटेंसेस को मैंने यहाँ पर इंटरोगेटिव बना दिया। अब इंटरोगेटिव बनाते समय आप तो जानते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। अगर वो कोई क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस है तो इसी के ठीक पहले क्वेश्चन वर्ड भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, शैल आई नॉट गो टू जयपुर, क्या मैं जयपुर नहीं जाऊँगा। ओके अच्छा, विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वह एक गाना नहीं गाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अच्छा, अब यदि आप चाहें कि इस नॉट को यहाँ पर ना रखें, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखें, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। कैसे, शांट, शांट, और इसके बाद जो सब्जेक्ट है आपका क्या है, आई, शांट आई गो टू। तो आप यहाँ पर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करो, यहाँ पर आप ये जो विल है, विल को आप वॉन्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वॉन्ट ही सिंग ए सॉन्ग आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो दीज आर वेरी सिंपल वर्ड ऑर्डर्स, और आप लोगों को अभी तक आते होंगे, लेकिन फिर भी जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बतलाई। तो बेसिक में सिर्फ इतना ही होता है कि भाई किसी भी सेंटेंस में अगर एक्शन वर्ड के साथ गागी गे लगा हो, हिंदी वाले सेंटेंसेस में, जैसे इस सेंटेंस को अगर हम हिंदी में कहेंगे तो क्या, मैं जयपुर जाऊंगा, ऐसा जाऊंगा, तो ये भविष्य में होने वाला जो एक्शन है इसको प्रकट करने के लिए आप विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये तो हुआ बेसिक, आप लोगों को स्कूल में सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है। लेकिन अब इसके आगे आपको कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा, और तो किसी ने आपको पढ़ाया नहीं। और अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, और फिर इसके बाद आप पाएंगे कि शायद आप लोग केवल और केवल सेल्फ स्टडी करके ही ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, अन्यथा आपको कोई पढ़ाने वाला तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का एडवांस लेवल, और उस एडवांस लेवल में जानते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पर करना चाहिए, और सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए किन किन क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। देखिए मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है, और इस टेबल का सबसे पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं इसी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब जरा सबसे पहले आप रिमाइंड करिए उस डेफिनेशन को जो मैंने सेकंड स्लाइड में आपको लिख करके बताई थी, समझाई थी। मैं आपको उसकी समरी बतला देता हूं। मैंने लिखा था उसमें कि सिंपल फ्यूचर टेंस एक ऐसी क्रिया होती है, या क्रिया का एक ऐसा स्वरूप होता है जो भविष्य में घटित होने वाली किसी घटना को रेफर करने के लिए यूज की जाती है। जी हाँ, तो भविष्य में घटित होने वाली जो भी घटना है उसको बताने के लिए हम केवल विल और शैल का ही प्रयोग नहीं करते हैं। इनफैक्ट हम मुख्य रूप से 4 प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, मुख्य रूप से, और भी कुछ क्रियाएं हैं, आगे चलकर उन्हें भी मैं बतलाऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से केवल 4 प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। उनमें से वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जरा जल्दी से देख लीजिए। विल शैल का प्रयोग करते हैं प्लस बेयर इन्फिनिटिव का, विल शैल के साथ में बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होती है, उसी को बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ बी गोइंग के साथ में हम सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं फ्यूचर में घटित होने वाली घटनाओं को शो करने के लिए। जी हाँ, अब यहाँ पर ज़रा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। कई बच्चे लोग तो कहेंगे अरे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे फ्यूचर टेंस की या फ्यूचर को बतलाने के लिए। जी हाँ, ऐसा होता है, यही है वो कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ से समझना है। अब ये आपको देखना है कि इन सभी क्रियाओं का प्रयोग जो हम करेंगे उनके लिए सेंटेंसेस में कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, या वो सेंटेंसेस कैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर वो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं भाई, फैक्ट्स हैं, प्रेडिक्शंस हैं, प्रोबेबिलिटी है, प्लान्ड एंड अरेंज्ड एक्शंस हैं, फिक्स्ड एक्शंस हैं, स्पॉन्टेनियस एक्शंस हैं एंड प्रॉमिसेस हैं। जो भी सेंटेंस लिखा होगा, दिखाई तो पड़ रहा होगा वो फ्यूचर टेंस,
और उस फ्यूचर टेंस में ही आप देखेंगे तो ये जो भाव हैं, अगर फैक्ट दिखाई पड़ रहा हो, प्रेडिक्शन दिखाई पड़ रहा हो, तो हम फैक्ट्स के लिए कौन सी यूज़ करेंगे? विल शैल यूज़ करेंगे, बाकी और किसी का यूज़ नहीं करेंगे। प्रेडिक्शंस अगर दिखाई पड़ रहे हो तो हम यहाँ पर विल शैल के साथ साथ बी गोइंग टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और कुछ कंडीशंस में नहीं भी कर सकते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी अगर होगी तो केवल और केवल हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं, यानी विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शंस होंगे भाई, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बी गोइंग टू का प्रयोग भी कर सकते हो और यहाँ पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी कर सकते हो। ये सब कुछ तो आपको जब मैं एग्जाम्पल्स दूंगा तभी सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी बातें हैं, इनको एक एक करके आपको समझना होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, अदरवाइज फ्यूचर टेंस में आप हमेशा ही गलतियां करते रहेंगे। चलिए अगली स्लाइड में हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि भविष्य में यानी आने वाले समय में वो कौन कौन से एक्शंस हैं जहां पर हम विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो वैसे भी आपने पिछली स्लाइड में नोटिस किया होगा कि वो सबसे पहला पॉइंट था फैक्ट्स। तो चलिए जरा ये जानते हैं कि ये फैक्ट्स क्या होते हैं और वहां पर हम किन क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहला पॉइंट है फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब समथिंग डेफिनेट एंड कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी अगर हम किसी सेंटेंस में भविष्य में किसी एक ऐसी घटना के बारे में हम बात करते हैं जो डेफिनेट है, जिसका होना निश्चित है और हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल चाहिए, ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आज शाम 7:02 पर सूर्य डूबेगा और कल सुबह 5:30 बजे उगेगा। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो एक्शन है वो भविष्य में घटित होगा और उसका घटित होना एक फैक्ट है, तो हमें विल या शैल का प्रयोग करना चाहिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। द सन, तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या किया, विल और बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म का यूज किया है। कि क्यों किया, फिर से एक बार मैं आपको बतला देता हूं। ये 7:02 पर सूर्य डूबने की जो घटना है वो डेफिनेट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। कल सुबह 5:30 बजे पर जो उगने की घटना है, ये उगने का जो एक्शन है वो भी डेफिनेट एक्शन है, उसको भी कोई चेंज नहीं कर सकता है। बस हमें आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा और सेंटेंस कुछ ऐसे बन जाएगा, द सन विल सेट एट 7:02 PM टुडे एंड विल राइज एट 5:30 AM। चलिए ये एक फैक्ट हो गया। इसी प्रकार से अगर प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना। अगर हम भविष्य में घटित होने वाले किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो प्रोबेबल है, संभव है, अब अगर संभव या संभावना की बात को हम प्रकट करते हैं तो विल शैल का प्रयोग कुछ इस प्रकार से। जरा हिंदी वाले सेंटेंसेस को देखिए, मैंने एक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करी है। मैं मार्केट गया हूँ और मार्केट में जाकर के मैंने कोई एक गिफ्ट खरीदा है अपनी पत्नी के लिए। देखिए जरा क्या है, और मेरे साथ एक मेरा मित्र भी है और मैं एक गिफ्ट मैंने जो परचेज़ किया है उसको दिखाकर मैं अपने फ्रेंड से पूछता हूँ, क्या भाई क्या ख्याल है, वह इस गिफ्ट को पसंद करेगी, यानी मेरी पत्नी इस गिफ्ट को पसंद करेगी। तो मेरा मित्र कहता है मुझे विश्वास है उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर ज़रा देखिए, यहाँ पसंद आएगा ये कोई डेफिनेट घटना नहीं है, हो सकता है ना भी पसंद आए, बट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को शो किया जा रहा है। अगर कहीं कोई हम भविष्य में किसी प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए जरा कर लेते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को। क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक। तो ये लीजिए, बहुत ही सिंपल, क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक, वह इस गिफ्ट को पसंद करेंगी, पसंद करने की संभावना है, कुछ ऐसा पूछने का प्रयास है मेरा। सो विल सी लाइक दिस, विल सी, हमने यहाँ पर विल का प्रयोग किया, सी विल लाइक दिस गिफ्ट, वो इस गिफ्ट को पसंद करेंगी, क्या ख्याल है आपका। ओके, तो उन्होंने अपना ख्याल भी बतलाया और वो ख्याल भी एक प्रोबेबिलिटी ही है, हो सकता है वो ऐसा ना भी हो। तो देखिए, मुझे विश्वास है, मेरे मित्र ने कहा आई एम श्योर, मेरे मित्र ने कहा क्या, सी विल लव इट, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर भी विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। तो इस तरीके से अगर हम किसी फैक्ट की बात करते हैं या किसी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें विल शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। अब चलते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं और वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम विल शैल का ही प्रयोग करेंगे।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तीसरा पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी हम विल का प्रयोग करते हैं और कभी कभी विल का प्रयोग गलत होता है। कहाँ पर गलत होता है, कहाँ पर सही होता है, ज़रा ध्यान दीजिए, बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हम बात करने वाले हैं प्रेडिक्शंस की। यहाँ से खड़े होकर हम भविष्य में होने वाली किसी ऐसी घटना की भविष्यवाणी करें जो होगी। अब वो भविष्यवाणी क्या होती है, जरा ये भी पहले जान लीजिए। तो प्रेडिक्शंस आर समथिंग दैट इज़ नॉट डेफिनेट, यानी प्रेडिक्शंस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं भविष्य के बारे में जो निश्चित नहीं होती हैं। हम यहाँ से कुछ कह सकते हैं कि ऐसा होगा, बट दैट इज़ नॉट डेफिनेट टू हैपन। और विशेष रूप से जब ये प्रेडिक्शंस होते हैं नेचर को लेकर के, अगर हम नेचर से रिलेटेड तमाम प्रकार की भविष्यवाणियाँ करते हैं, हमारा वेदर होता है जैसे, है ना, यानी मौसम की भविष्यवाणियाँ होती हैं। हम साइंस को लेकर के कई प्रकार की भविष्यवाणियाँ कर देते हैं, जो साइंटिफिक इन्वेंशंस होते हैं और साइंस की जो बातें होती हैं उनको लेकर के हम कई प्रकार की भविष्यवाणियाँ कर देते हैं। तो अब जब हम नेचर से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड कोई ऐसी भविष्यवाणी करें जो हमें यहाँ से अभी तो लगता है कि ऐसा आगे भविष्य में होगा, बट हु नोज़, तो यहाँ से हम जो भविष्यवाणी करते हैं, तो अगर उन भविष्यवाणियों को करने के लिए हम यूज़ करते हैं कौन कौन सी क्रियाएं, तो देखिए जरा, हम विल शैल के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ बी गोइंग टू का भी प्रयोग करते हैं। इन दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं जब हम किसी भविष्यवाणी के बारे में बात करते हैं। आइए जरा हम यहाँ पर करके देख ही लेते हैं पहले, इसके बाद में डिस्कशन करेंगे। निकट भविष्य में हम मंगल ग्रह पर निवास करेंगे, तो चलिए जरा इसको ट्रांसलेट करें, कैसे कैसे बन सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन प्रेडिक्शंस को हमने किन किन प्रकार से, यानी किन किन क्रियाओं का प्रयोग करके हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, ज़रा देखिए यहाँ पर। वी विल लिव, हमने यहाँ पर विल लिव का प्रयोग किया है। शैल लिव भी हम ऐसा भी कह सकते हैं, वी के साथ शैल का प्रयोग भी कर सकते हैं, बट अब मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल का ही प्रयोग किया जाता है। सो वी विल लिव ऑन मार्स इन नियर फ्यूचर, हम निकट भविष्य में मार्स में रहेंगे। अच्छा, इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हो, बी गोइंग टू, यहाँ बी का मतलब वी के साथ आर आएगा, अगर ही होता तो इज आ जाता, आई होता तो एम आ जाता, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू लिव, ये देखिए आप इस वर्ब का प्रयोग भी फ्यूचर, जी हाँ, फ्यूचर प्रेडिक्शंस को शो करने के लिए आप यहाँ इसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना मानिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू लिव, ओके, इसे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, कोई जाने का एक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है, ओके। अच्छा, तो भविष्य में होने वाली जो प्रेडिक्शंस हैं, घटनाएं जिनको हम प्रेडिक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम इन दो प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे भी जरा देखिए, भविष्य भूतकाल से बेहतर होगा, यहाँ से हम केवल ऐसी कल्पना कर सकते हैं, ऐसी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बट ये प्रेडिक्शन है जो डेफिनेट नहीं है कि नहीं होंगी ही होंगी, हाँ हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। देखिए कैसे, द फ्यूचर विल बी बेटर देन द पास्ट, हम ऐसा कह सकते हैं, यानी फ्यूचर विल बी, हमने यहाँ पर विल शैल के साथ में क्या किया, बी का प्रयोग किया है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट, ओके। द फ्यूचर इज गोइंग टू बी, हमने यहाँ पर इज गोइंग टू बी का भी प्रयोग कर लिया है। और आप देखिए कि इस प्रकार की अगर कहीं प्रेडिक्शंस आपको देखने को मिलती हैं, तो आप इन दो प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं। बट अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा लोचा है भाई, ध्यान से सुनिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हम कभी कभी इन प्रेडिक्शंस के लिए विल शैल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस होती हैं, अब वो कैसी प्रेडिक्शंस होती हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस भी होती हैं जिनको हम अभी महसूस कर रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ को अभी देख रहे हैं और देख करके और हमें लग रहा है कि ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, हम अभी देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। सपोज़ मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति फिसला और फिसल करके अब वो गिरने वाला है, तो मैं यहाँ से जब उसकी भविष्यवाणी करूँगा कि अब वो गिरेगा, तो अब मैं उसके गिरने के लिए, भविष्य में जो गिरना होगा अभी, उसके गिरने के लिए अब मैं यहाँ पर विल या शैल का प्रयोग नहीं कर सकूँगा। अब यहाँ पर मैं केवल और केवल गोइंग टू बी का प्रयोग करूँगा। चलिए मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स आपको लिख कर दिखा देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं अब जो आपको बतलाने जा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ये दो सेंटेंसेस लिखे हैं, इन दोनों ही सेंटेंसेस से मैंने क्या किया है, प्रेडिक्शन की है, आगे यानी घटित होने वाली किसी घटना की भविष्यवाणी करी है। वो क्या है, अब पानी बरसेगा या फिर अब वह नीचे गिरेगी।
अब लेकिन इसके पीछे छुपा क्या है? इसके पीछे ये छुपा है कि अब पानी बरसेगा। मैं ये तब कह रहा हूँ जब मैं बाहर खिड़कियों के बाहर मैंने देखा और देखा क्या कि चारों ओर तरफ लाइटनिंग हो रही है, काले काले बादल आकर के घिर गए हैं। और उस समय जो उस मोमेंट पर मैं जो देख करके जो फील कर रहा हूँ, उस फीलिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं कोई प्रेडिक्शन करता हूं तो वहां पर आप विल शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पर केवल क्या करेंगे? वहां पर सिर्फ आपको बी गोइंग टू का प्रयोग करना है। देखिए, तो ये देखिए कैसे हमने इसको ट्रांसलेट किया। अब पानी बरसेगा मैंने कब कहा है? जबकि मैंने देखा है और मैं इस समय महसूस कर रहा हूं कि नहीं, अब पानी बरसने ही वाला है या बरसेगा। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? इट्स गोइंग टू रेन नाउ। अगर हम यहाँ पर इट विल रेन नाउ अगर हम बोलेंगे तो ये सेंटेंस गलत होगा। ओके, इट विल रेन नाउ अगर हम इस बात को बोलेंगे तो ये प्रेडिक्शन एक्चुअली क्या है? ये हमारे अभी इस समय हम जो फील कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसके आधार पर जो हमने प्रेडिक्शन की है, उस प्रेडिक्शन पर अगर आपने विल शैल का प्रयोग किया तो भाई वो गलत होगा। ओके, वहाँ पर आपको बी गोइंग टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगला सेंटेंस है, वह अब नीचे गिरेगी। सपोज यहाँ पर कोई एक ऐसी सिचुएशन है, कोई फिसल रही है, कोई लड़की है फिसल रही है और फिसलने पर मैंने उससे कहा कि भाई देखो क्या होने जा रहा है, तो कोई कहता है गिरेगी, नीचे गिरेगी। तो फिसलने के बाद नीचे गिरना, ये हमारी जो प्रेडिक्शन है वो कैसी है? इस समय जो मैं देख रहा हूँ, देख करके और प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वो गिरेगी। बस यहाँ पर आपको गोइंग टू का प्रयोग करना है। सी विल, आप ऐसा अगर बोलेंगे सी विल फॉल डाउन तो ये सेंटेंस गलत होगा भाई। सी विल फॉल डाउन, वो गिरेगी, ये गलत होगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये सेंटेंस गलत होगा। आपको बोलना पड़ेगा शी इज गोइंग टू फॉल डाउन, फॉल डाउन। ओके, अब देखिए इस तरीके से आपको ये देखना है कि प्रेडिक्शन वो जो हम यहाँ से करते हैं नेचर के बारे में, साइंस के बारे में, या और भी किसी भी प्रकार की अगर हम प्रेडिक्शन करते हैं, जो हमारी ऐसे प्रेडिक्शंस हैं जो अभी हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं या फील कर रहे हैं, उससे आगे निकल करके कोई दूसरी प्रेडिक्शन है तो आप विल शैल और गोइंग टू दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। बट ऐसी स्थिति में जब हम ऐसी कोई प्रेडिक्शन कर रहे हो जिसको हम अभी देखकर महसूस कर रहे हैं तो वहां पर आप विल शैल का प्रयोग नहीं, केवल और केवल गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। इज एम आर में से जो भी आएगा यानी बी गोइंग टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ओके, अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अब मैं आपके सामने दो ऐसे सिचुएशंस डिस्कस करने जा रहा हूं जब हम फ्यूचर एक्शंस के लिए विल या शैल का प्रयोग करते हैं। जरा देखिए सिचुएशन नंबर 4 क्या है। सिचुएशन नंबर 4 है स्पॉन्टेनियस एक्शंस। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। ये आखिर स्पॉन्टेनियस एक्शंस होते क्या हैं? बीइंग स्पॉन्टेनियस होता क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरल। ओके, तो नेचुरल होने का मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ज़रा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मिस्टर ए है, यहाँ पर बोल रहे हैं एक्सक्यूज़ मी सर। अब यहाँ मैं आपके सामने एक सिचुएशन को क्रिएट करता हूँ। सपोज़ मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने में बिजी हूँ और इसी बीच में कोई एक बंदा आता है और वो बाहर से मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराने के लिए कहता है एक्सक्यूज़ मी सर। तो चलिए मैं उसकी ओर आकर्षित होता हूं और उसको रिस्पॉन्ड करता हूं कुछ इस प्रकार से, सॉरी आई एम बिजी राइट नाउ। ओके, और फिर इसके बाद आई विल टॉक टू यू लेटर, ये सेंटेंस मैं बोलता हूं उसके बाद। तो ये एक स्पॉन्टेनियस वे पर बोला गया एक सेंटेंस है जिसमें मैं उससे भविष्य में बात करने के बारे में बात कर रहा हूं। जरा देखिए यहाँ पर, वो मुझसे अभी बात करना चाहता है, मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, लेकिन उसके उसी प्रवाह में स्पॉन्टेनियसली मैं उससे थोड़ी देर बाद में बात करने के लिए कहता हूं जो कि भविष्य में होगा। तो ये क्या है? इसी को हम बीइंग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। सपोज मेरी पत्नी मेरे लिए कॉफ़ी लेकर के आई और वो कुछ ऐसा बोलती है, कैसे? टेक ए ब्रेक नाउ, बहुत देर से पढ़ा रहे हो, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो एंड हैव कॉफ़ी, और कॉफ़ी पी लो। मेरी पत्नी ने मेरे से ऐसे बोला। अब वो मुझसे ऐसे बोली, अब चूंकि मैं तो आपको पढ़ाने पर बिजी हूँ, अब मैं इसी बात को थोड़ा आगे कहता हूँ, यानी कि मैं ये कॉफ़ी लेने की बात अगर मैं थोड़ी देर बाद करने के लिए कहता हूँ तो स्पॉन्टेनियस वे पे मैं उससे फ्यूचर टेंस में बोलूँगा। मैं कहूँगा क्या? नॉट नाउ, नहीं भाई अभी नहीं, और फिर आई विल टेक इट लेटर, मैं यानी इस कॉफ़ी को बाद में पीऊँगा। तो ये स्पॉन्टेनिटी होती है। तो स्पॉन्टेनिटी एक्चुअली वहाँ पर अकर होती है जब
हम कन्वर्सेशन करते हैं, जब बातचीत करते हैं तो बातचीत करते समय जब हम किसी काम को आगे भविष्य में करने के बारे में बोलते हैं तो उसी को हम स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं। तो ध्यान रखिए कि हम इस तरह के जो स्पॉन्टेनियस एक्शंस होते हैं उनको हम फ्यूचर टेंस में बोलते हैं, यानी विल या शैल का प्रयोग करके आगे सेंटेंस बोलते हैं। ओके, अब अगला एक और पॉइंट है और वो है प्रोमिसेस। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे विल या शैल को अगर आप लोगों ने मॉडल के रूप में पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं तब वहाँ पर हम विल या शैल का प्रयोग मॉडल के रूप में करते हैं, बट जब मॉडल के रूप में करते हैं तो उनका उल्टा प्रयोग करते हैं। मीन्स आई वी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं और सभी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं। बट अगर आप सेंटेंस को ऐसे लिख देते हैं जैसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगा, ठीक है। अगर इस तरह की बात हम बोलते हैं और किसी को हम प्रॉमिस करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं आई प्रॉमिस। और यहाँ पर विल शैल से अगर आपको जान छुड़ानी है, नहीं पता कि हम यहाँ पर विल का प्रयोग करें या शैल का प्रयोग करें, तो आप सीधे क्या बोल सकते हैं, इसका शॉर्टेंड यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोल सकते हैं, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम डे टू डे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे प्रॉमिसेस करते हैं। तो वहाँ पर जब हम छोटे छोटे प्रॉमिसेस करते हैं तो उन प्रॉमिसेस को करने के समय भी हमको फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर लेना चाहिए, यानी विल या शैल का प्रयोग कर लेना चाहिए। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करने जा रहा हूँ जहाँ पर हम विल शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, हालांकि जो एक्शन होगा वो भविष्य में ही होगा। चलिए वो भी आगे देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दो ऐसी सिचुएशंस बतलाने जा रहा हूँ जब हम फ्यूचर एक्शंस के लिए विल या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम उन सिचुएशंस में कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे और कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करेंगे। वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चलिए मैं यहाँ पर भी उसको रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, अगर हम लोग फिक्स्ड एक्शंस की बात करें जो भविष्य में फिक्स्ड है होने के लिए और वो जाकर भविष्य में होंगे ही, और उन एक्शंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, जैसे मिस्टर सिन्हा 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। अब ये देखिए, ये जो रिटायरमेंट है ना उनका, ये पहले से फिक्स्ड है, यानी किसी का भी रिटायरमेंट जो होता है वो ऑलरेडी जिस दिन वो नौकरी ज्वाइन करता है उसी दिन उसका रिटायरमेंट भी फिक्स हो जाता है, राइट। और अगर हम उस फिक्स्ड एक्शन जो कि रिटायरमेंट है अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो फ्यूचर टेंस में यानी विल या शैल का प्रयोग करके नहीं, हालांकि वो फ्यूचर में ही होगा। ये एक्शन कब होगा, फ्यूचर में ही होगा, अभी से हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है राष्ट्रपति महोदय कल गुजरात का दौरा करेंगे। अब जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, इन लोगों का अगर कोई दौरा होता है, कहीं पर ये विजिट करने जा रहे होते हैं तो इनके भी प्रोग्राम्स पहले से फिक्स्ड होते हैं। हाँ, हमने भी अगर कोई चीज़ प्लान कर रखी हुई है, अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड कर रखी हुई है पहले से, तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। तो पहले से अगर कोई प्लान्ड एक्शन है तो उसे हम या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। ज़रा देखिए, हालांकि ये जो एक्शंस हैं ये भविष्य में ही घटित होने वाले हैं। जाएंगे, कब जाएंगे, कल जाएंगे, तो कल माने भविष्य, ओके। लेकिन फिर भी इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करेंगे। चलिए करके देख लेते हैं जरा। मिस्टर सिन्हा 31 दिसंबर को रिटायर होंगे, तो मिस्टर सिन्हा, तो ये लीजिए, बहुत ही सिंपल है, आपको पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देख लीजिए, मिस्टर सिन्हा 31 दिसंबर को रिटायर होंगे, ये एक फिक्स्ड एक्शन है जो भविष्य में होगा। और अगर ये फिक्स्ड एक्शन है तो यहाँ पर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रपति महोदय कल गुजरात का दौरा करेंगे, ये भी एक पहले से प्री प्लान्ड और फिक्स्ड एक्शन है। यहाँ पर भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। द प्रेसिडेंट विजिट्स गुजरात टुमारो, आप ऐसे बोलेंगे, हालांकि ये जो एक्शन है ये कल होगा यानी आने वाले समय पर होगा, लेकिन चूंकि ये फिक्स्ड एक्शन है इसलिए इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इसी प्रकार से अगर प्लान्ड और अरेंज्ड एक्शंस आ जाते हैं जो हमने पहले से प्लान कर रखा हुआ है, अगर हम उस काम को करने के लिए बात करते हैं फ्यूचर टेंस में वो होता है सेंटेंस, देखने में वो फ्यूचर टेंस ही लगता है, बट अगर वो पहले से प्लान्ड है तो हम उसे
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या बी गोइंग टू का प्रयोग करके बना सकते हैं। देखिए, हम आज शाम मिल रहे हैं, आज शाम मिल रहे हैं यानी शाम अभी होनी बाकी है, ये भविष्य है। और भविष्य में अगर हम जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं और वो पहले से अरेंज्ड है, पहले से प्लान्ड है, तो फिर हम उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कुछ इस प्रकार से बना देंगे, वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग। पिताजी कल सुबह दिल्ली जाएंगे, हालांकि जाएंगे लगा हुआ है, लेकिन पिताजी का कल जाना अरेंज्ड है, पहले से ही अरेंज्ड है, प्लान्ड है। सवेरे की ट्रेन की टिकट भी बुक की जा चुकी है, यानी सब कुछ पहले से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। तो हम इसे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही ट्रांसलेट करेंगे। ये सेंटेंसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर आप, जैसे कुछ और सेंटेंसेस है, मैं यहाँ पर ओरली आपको बतला देता हूँ। मैं आगे चल करके उन चीज़ों को डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि जब मैं मॉडल्स पढ़ाऊँगा, सेमी मॉडल्स पढ़ाऊँगा, तो फिर आपको वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। लेकिन फिर भी कुछ एक स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर वो फ्यूचर यानी जो घटना या क्रिया जो है वो फ्यूचर में ही घटित होगी, लेकिन हम उसके लिए इज एम आर का प्रयोग करके और फिर हम क्या करते हैं, उसमें हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है, कल जाना है यानी भविष्य में एक्शन होना है, लेकिन फिर भी इस सेंटेंस को आई एम टू गो टू दिल्ली, आई एम टू गो ऐसा बोल देते हैं। अच्छा, मुझे कल दिल्ली जाना ही है, अगर हम उसमें एक संकल्प का भाव ले आते हैं तो आई हैव टू गो, हैव टू का प्रयोग कर देते हैं वहाँ पर। ओके, तो इस तरीके के कुछ और भी सेंटेंसेज हैं, कुछ में हम अबाउट टू का प्रयोग कर देते हैं। जब कोई एक्शन निकट भविष्य में बस होने ही वाला होता है तो वहाँ पर हम अबाउट टू का प्रयोग कर देते हैं। खैर, इन सब चीज़ों के बारे में तो मैं आपको मॉडल्स टॉपिक जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये टेंस आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट्स हैं अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट्स को लिख भेजिएगा, और जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलते हैं बहुत जल्द।